चमकते शहर के चेहरों को गौर से देखो, कहीं पे प्यास कहीं भूख का नजारा है। जिसे हम प्यार से अपना वतन कहते हैं, आज उसे किसी ने नर्क पुकारा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे हमेशा के इस पॉडकास्ट के सफर के हमसफर मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों, आज चर्चा उस आईने की है जिसे दुनिया ने हमारे सामने रख दिया है। जब कोई विदेशी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को नर्क कहते हैं, तो हमारा गुस्सा करना जायज है या हमें गुस्सा करके ये भी सोचना चाहिए कि अगर कोई बात कही गई है तो उसके पीछे का कारण क्या है, और जो जख्म हमारी व्यवस्था पर लगे हैं उन जख्मों पर भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे उस जहरीली हवा की जो हम सभी का दम घुट रहा है, और बात करेंगे उन मिलावटी खानों की जहां घी जैसे एक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ में हड्डियां मिला करके उसको कहीं बनाया जा रहा है। फर्टिलाइजर इतना ज्यादा फसलों में जब डाला जाता है जो हमारे खानों में पहुंच रहा है। हम बात करेंगे उस अपराधीकरण वाली राजनीति की जहां वोट किसी और नाम पे मांगा जाता है और उसकी वास्तविकता कुछ और होती है। कोई व्यक्ति किसी अन्य पार्टी से लड़कर और उसके क्या कहना चाहिए उसके जनमत का प्रयोग करके किसी दूसरी पार्टी में जाकर के अब सत्ता बदलता है और जनता को ठग लेता है। हम आज बात करेंगे उन लोगों की जो अपने दायित्वों को छोड़कर दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। आपके एक नागरिक होने के रूप में आपके अपने दायित्व क्या हैं? भारत के प्रति आप जिसको माँ कह रहे हैं, भारत माँ कहते हैं, क्या उसके प्रति आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है? क्या आप अपने शहर को, अपने समाज को एक सुस्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर समाज दे पा रहे हैं? क्या आप अपने घर की महिलाओं के अलावा अन्य घर की महिलाओं का सम्मान कर पाते हैं? क्या आपकी भाषा में, बोलचाल में, गालियों में किसी नारी का अपमान नहीं हो रहा है? आज हम बात करेंगे उन तमाम चीजों की जहां हमें सुधार करने की आवश्यकता है, उस पूरी व्यवस्था की जहां अगर कोई व्यक्ति, कोई भी बाहर का व्यक्ति हमको गलत कह रहा है, नरक कह रहा है, तो उसको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हम बात करेंगे उन तमाम लोगों की जो अपने थोड़े से निजी फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचा जाते हैं, 500-500 रुपए में अपने वोट बेच देते हैं। तो उन सारे तर्कों की आज हम पर दर पर चर्चा करेंगे। साथियों, महानता हमारी नारों की गूंज में नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के साफ जमीन और उसके शुद्ध आचरण में बसती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए और इनकी पृष्ठभूमि में हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज की चर्चा में। अष्टभुजा जी। जी मनु जी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भारत की विश्व गुरु वाली छवि पर सीधे प्रहार करता है। एक बेहतरीन विश्लेषक के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? और ये केवल एक राजनीतिक जुमला है या इसके पीछे कुछ कड़वे सच भी छुपे हैं? इसके तह में भारत की उस करहाती जनता की और उस ढहती व्यवस्था के कुछ तत्व भी शामिल हैं। क्या लगता है आपको सर? देखिए मनुप्रिया जी। जी सर। अभी आप देख रही होंगी कि देश में जो स्थिति चल रही है, चारों तरफ कोहराम मचे हुए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध की तलखी बनी हुई है और विभिन्न दौरों में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति समझौते और अन्य मीटिंग के कयास चल रहे हैं, लेकिन वह किसी प्रगति पर नहीं पहुंच रहे हैं। और पाकिस्तान के उभरते चेहरे और भारत में
मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गिरते छवि जैसे विभिन्न संदर्भों के आधार पर पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से भारत पर और मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि भारत एक नरक है, और इसे वो अपने लहजे में हेल होल कहते दिखते हैं। तो इसके कई राज और कई परत हैं जिसको खोलने, देखने और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। वैसे तो वैदेशिक स्तर पर कूटनीति की दुनिया में शब्द किसी शस्त्र की तरह ही आघात करते हैं, और इसका एक आयाम तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत को नरक का देश कहना यह बताता है कि हमको अब आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और ट्रंप का इशारा और आंकड़े कहीं न कहीं भारत की उन नाकामियों और बदसूरत छवियों को भी संदर्भित करता है जो विभिन्न रूपों में दिख रहा है। मसलन आप अभी देख रही होंगी कि अभी पिछले 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया के 100 सबसे अधिक गर्म शहरों में 90 से अधिक भारत के हैं। इसका मतलब है भारत में जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स तथा देश की राजधानी में एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी 15 से 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण वाली स्थिति और बीमारी पैदा करने वाले जहरीले, विनाशकारी प्रदूषण वाले तत्व से युक्त हवा जिम्मेदार है। और जब भारत की राजधानी में ही सांस लेना मौत को न्योता देने के बराबर हो, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि और विश्वगुरु वाली साख धुंधली और कमजोर तो पड़ ही जाती है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि सोचने का प्रश्न तो ये है साथियों कि जब देश की राजनीति दिल्ली से चल रही है और जिसको भारत की राजधानी कह रहे हैं, और भारत की राजधानी ही जब सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली को जो सूचकांक खबर आया है उसमें घोषित किया गया है, और सारे राजनेता भी यहीं रह रहे हैं। तो जब वो जिस जगह पे रह रहे हैं जहाँ से राजनीति संचालित हो रही है, जिसको देश का हार्ट कह रहे हैं, जब उसको ही शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो तमाम देश की बात हम क्या ही करें। तो ये तो बहुत विचारणीय प्रश्न है सर। बिल्कुल, यह विचारणीय है और आत्मचिंतन करने की तत्काल और अति आवश्यकता है। और यदि कोई विदेशी हमको नरक का द्वार कह रहा है तो हमको एक बार अपने आंचल और दामन में झांक करके देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, और बल्कि हमको तो एक तरह से खुश होना चाहिए और ट्रंप को धन्यवाद भी देना चाहिए। आप देख लीजिए भारत में, यहाँ पर चाहे शिक्षा की स्थिति हो, वहाँ जो धांधलेबाजी है, घोटाले हैं, करप्शन है, पेपर लीक की स्थिति है, वो किसके नज़रों से छुपा हुआ है। प्रदूषण की स्थिति तो आप देख ही रही हैं। बहुत खूब सर। साथियों, प्रदूषण तो एक भौतिक समस्या है ही, लेकिन नैतिक प्रदूषण का क्या करें? जो मस्तिष्क में बैठा प्रदूषण है उसका क्या करें? हाल ही में एमपी के खंडवा में हड्डियों से घी बनाने का मामला सामने आया, और उस मामले ने तो लोगों की रूह ही कपा दी कि कैसे वो जानवरों को प्रताड़ित करके और फिर उनकी हड्डियों से घी बना रहे थे। जिस देश में भोजन को ब्रह्म, गाय को माता माना जा रहा है, उस देश में इस तरह की दरिंदगी क्या अच्छी है? और सबसे बड़ी बात यह है
कि ये नैतिकता का कौन सा पैमाना लोग पार कर चुके हैं, भौतिकवाद में इतना डूब चुके हैं, अपने स्वयं के लालच के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए इतना डूब चुके हैं कि उन्होंने आम लोगों का और अन्य लोगों का विचार त्याग सा दिया है बिल्कुल। क्या लगता है आपको सर? देखिए मनु जी, भारत में मिलावट के संदर्भ में ये जो घटनाएं विभिन्न राज्यों में अलग अलग रूपों में दिख रही हैं, जैसा कि आपने अभी मध्य प्रदेश के खंडवा जिलों में जो पकड़ी गई व्यापक स्तर पर जानवरों के हड्डियों से घी बनाने की प्रक्रिया, जबकि घी धर्म और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही पवित्र पदार्थ माना जाता है, और ऐसे चीज़ों की पवित्रता और शुद्धता जब इस तरह से जहरीली होने लगे तो भारत एक नर्क होने का ही संदेश दे रहा है, और यह मानवता और नैतिकता के दृष्टिकोण से बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायी पहलू है ही। और आप खाद्य पदार्थों के स्तर पर देख लीजिए, चाहे वो दूध हो या पनीर हो या दही हो, इवन जीरा हो या हल्दी, चावल हो या गेहूं, इन सभी चीज़ों में मिलावट का स्तर उसको कितना जहरीला बना दिया है और कितना कैंसर युक्त बना दिया है। यदि आप रिपोर्ट को देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और जीरा या धनिया हो गया, इवन आप खाने की किसी भी चीज़ को देख लीजिए, उसमें मिलावट किस कदर घर कर गया है। बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं कि देखिए जो हल्दी का पाउडर पिसा हुआ, या हल्दी हो या मसाला, उसको भी आप देख लीजिए। मिर्च पे अभी जो पकड़ा गया है, जो अभी दिल्ली का ही अभी पिछले महीने की रिपोर्ट है, जिसमें मिर्च और वो जो चना जो भुने हुआ चना आपका आता है, उसमें किस तरह की मिलावट वो लोग कर रहे थे और उसके ऊपर कोडिंग करके उसको चमकीला बना रहे थे। तो अब आप बताइए, इन आधारों पर क्या नर्क नहीं कह सकते? इसको छोड़िए, आप शिक्षा के क्षेत्र में आ जाइए। आप देख लीजिए, पिछले 2-3 वर्षों में लगभग लाखों स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूलों की बदहाली कैसी है और आम आदमी का नज़रिया सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और पढ़ाई को लेकर के कैसा है, ये किसी की नज़र से ओझल नहीं है, सबको पता है। और हर आदमी अपने अपने स्तर पर जो जिस भी पद पर है, चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, वो उस हिसाब से देश को लूटने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खामी नजर आती है अभी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक लेवल का, यानी वो जो मजदूर जो 2 वक्त की रोटी जुटाने में जिनके लिए मुश्किल हो रही है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए महंगे स्कूलों में कैसे भेजेंगे? उन प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर के उनको शिक्षा के उस अधिकार से वंचित कर दिया गया जो उनको थोड़ा बहुत उनके बच्चों को मिल भी रहा था। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो सर ये है कि 60,000 70,000 वेतन पाने वाले सरकारी शिक्षकों के बच्चे 10,000 वेतन पाने वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है कि उनके वहां पढ़ाने वाले लोग भी वहां अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा रहे हैं। और उनके बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? वो बेरोजगार, वो युवा जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली, तो 10,000 15,000 पे नौकरी कर रहे हैं, वो उनके बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। ये तो शिक्षा का हमारे देश में हाल है। और हम दुनिया के स्तर पर विश्वगुरु बनने का दिखावा और ढोंग कर रहे हैं। आपने प्राइमरी स्तर की बात की, आपको देश की बड़ी बड़ी डिग्रियों के संदर्भ में बता दें, PhD डिग्री जो अपने आप में डॉक्टरेट की डिग्री है, और किसी ग्रामीण समाज में आप चले जाइए तो भगवान की तरह पूजने की स्थिति बन जाती है। और जो फर्जी विद्यालय 2 एकड़ 3 एकड़ में बने हुए हैं, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख में PhD की डिग्री बांटते हैं, और हजारों PhD डिग्रियां बिक रही हैं। आप सोच के देखिए, PhD के स्तर का व्यक्ति डिग्री लिया हुआ फर्जी PhD का, और वही पढ़ाएगा आपके बच्चों को, तो उनका भविष्य
कैसा होगा और भारत का चेहरा और छवि कैसी बिल्कुल होगी। सही बात कह रहे हैं सर आप कि जो व्यक्ति रिसर्च उसकी किसी और विद्यालय में चल रही है, रहे वो कहीं और रहा है, कुछ और काम कर रहा है, तो जिस व्यक्ति को जिस खास टॉपिक पे पीएचडी अवार्ड होने वाली है और उस क्षेत्र में उस व्यक्ति ने कोई शोध कार्य किया ही नहीं है, कोई रिसर्च कार्य किया ही नहीं है, और उसी पद पे और उसी विषय के लिए उस व्यक्ति को अगर उसका सिलेक्शन किया जाता है, उसको वहां पे नौकरी दी जाती है, तो वो उस विषय के बारे में क्या बता पाएगा? जिसने जिस विषय को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, वो क्या बता पाएगा? और यही स्थिति सर बीएड कॉलेजेस की है। कम से कम मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ व्यक्तिगत, जिन्होंने बीएड की डिग्री सिर्फ खरीदी है, जिनको ये नहीं पता है कि लेसन प्लान कैसे बनेगा, बच्चों को पढ़ाने की प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ डीलिंग क्या है, कैसे लेक्चर दिया जाता है, कैसे स्पीच दी जाती है, वीक बच्चे जो हैं उनको ग्रो करने की टेक्निक्स क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं उनको ग्रो करने की टेक्निक्स क्या है। जिस व्यक्ति ने रेगुलर जाकर किसी कोर्स को देखा, समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, वो व्यक्ति अगर उसी क्षेत्र में नौकरी लेके जाएगा तो वो क्या पढ़ाएगा, वो क्या बताएगा? तो ये तो शिक्षा व्यवस्था पे एक बहुत ही बड़ा धब्बा है हमारे देश में। इन आधारों को देखिए, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो लगभग सही ही कह रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि अगर इन सारी परिस्थितियों को हम देखें, शिक्षा व्यवस्था, खाद्य हो गया, और आप एनवायरनमेंट ले लो, अब किसी भी व्यवस्था में देखिए। अच्छा अष्टभुजा जी, जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, हम लोगों ने सिविल सर्विसेज की एक लंबे समय तैयारी की और उस क्षेत्र से निकल करके आए हैं, तो एक उसका एक अनुभव तो है ही। तो आप ये देखिए कि अंगों की तस्करी और नकली दवाओं का जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो जाल चल रहा है और जो उनके बीच गठजोड़ चल रहा है, उस गठजोड़ की वजह से आम आदमी का जीवन कैसे नर्क बन गया, एक तो ये बात हुई, और उनके चलते आम आदमी का स्वास्थ्य किस हद तक प्रभावित हो रहा है और किस हद तक उन्होंने पूरे तंत्र को विषैला कर दिया है, इस पे बहुत ही सोचनीय प्रश्न लगता है सर। बिल्कुल, ये सोचने की बात तो है ही। हम आपको बता दें कि आज के दौर में महंगाई जिस चरम पर है और भ्रष्टाचार अपना जो विकराल रूप धारण किया हुआ है, एक गरीब आदमी अस्पताल जाते समय बीमारी से कम किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के चोरी होने से ज़्यादा डरता है। बिल्कुल सही कहा। आपदा के समय जब भी देश में स्थिति क्रिटिकल होती है, कोरोना तो उसका बहुत ही क्रिटिकल और क्लासिक एग्जाम्पल है। जब ऑक्सीजन तक के सिलेंडर किस तरीके से जमाखोरी कर लिए जाते थे और उसकी कालाबाजारी होती थी, और उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन थी रेमडेसिविर, उस दवा में धांधली, घपलेबाजी और लूटने का गोरख धंधा किस तरह का खतरनाक रूप लिया हुआ था, वह भारत की अच्छी छवि और विश्व गुरु वाले चेहरे पर एक तमाचा है। बिल्कुल सर, उस समय आपने इस चीज को देखा होगा कि जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने उन लोगों की फिक्र ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी फिक्र की, और ऑक्सीजन के सिलेंडर तक लोगों ने स्टोर किए अपने घरों में। तो ये अपने आप में बहुत ही गंदी व्यवस्था और गंदी नैतिकता का परिचायक है कि किस तरह के लोग हैं। और अभी उसकी बात, अभी आप लेटेस्ट देख लीजिए, जो अभी सिलेंडर का मामला, जो हॉर्मुज बंद हो गया, तो ये भी सिलेंडर जो नहीं मिल रहे थे, तो उसमें भी लोगों ने सिलेंडर की जमाखोरी शुरू कर दी। तो ये किस तरह के लोग हैं? यही नहीं, जिस देश के लोगों की आम धारणा कैसी है उसको आप विभिन्न रूपों में देख सकती हैं कि यदि किसी व्यक्ति का बस का ड्राइवर या कंडक्टर परिचय का हो, या ट्रेन का टीटी परिचय का हो, या कोई अधिकारी परिचय का हो, तो उसकी एक सामान्य मानसिकता और धारणा बन जाती है कि वह फ्री में यात्रा करे, बिना टिकट की यात्रा करे। जहां लोगों की धारणा इस तरह की हो, और किसी भी पद पर चयन की बात हो या कहीं कोई सुविधा बांटने की बात हो, वहाँ भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार,
और भेदभाव जैसे व्यवहार कैसे होते हैं, यह सबको पता है। सर ये तो मतलब सर्विसेज में जो लोग हैं, जो लोक सेवक जिनको कहेंगे, उनके स्तर पे चल रही है। पर आम आदमी की आपने सोच देखी कि हमारे देश में जो आम आदमी भी है, भले ही खेत में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, पर उनकी सोच आप देखिए, उनकी सोच के लेवल आप देखिए कि सोचने का तरीका क्या है। कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है और अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है, तो वो उसकी योग्यता को उसकी नौकरी से तोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम दो कौड़ी के व्यक्ति हो, तुम्हारी कोई इमेज नहीं है। तो शिक्षा का, जिस देश में शिक्षा का स्तर और शिक्षा का मानक सिर्फ एक नौकरी पे आकर टिक जाता हो, ठीक है, उद्यमशीलता को जहाँ बढ़ावा नहीं दिया जाता हो, जिस देश में लोग ये पूछते हो कि कितना कमाते हो, ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी वैल्यूज क्या है, तुम्हारी नैतिकता क्या है, तुम समाज को, तुमसे क्या बेहतरीन चीजें मिल सकती हैं, उनको जानने के बजाय व्यक्ति पूछता है कमाते कितना हो। कमाना भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ जरूरी है ये कि व्यक्ति किस तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन कर रहा है। हम आपको और कुछ उदाहरण बता दें। जी सर। आप देख रहे होंगे कि आप सड़क पर चलिए तो कितने बड़े बड़े लाल पीले और हरे सिग्नल नजर आते हैं, दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसको लोग कैसे नजरअंदाज करते हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, यह सबको पता है। और जो कमजोर है उसके लिए ही सारे नियम हैं, सारे कानून हैं और कोर्ट के दरवाजे हैं। जो आदमी धनी है, रसूखदार है, पद पर जो है उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, उसके लिए कोई नियम, कोई कायदे कानून नहीं। उसके लिए अपनी मर्जी और अपनी दादागिरी ही है, और हम विश्वगुरु बनने का दावा ठोकते हैं। बिल्कुल सर। कैसे आप इन परिस्थितियों में अपने आप को विश्वगुरु कैसे कह सकते हैं, जिस देश की 50% आबादी यानी महिलाएं जो क्या नाम है, एक माहौल में, एक डर में जी रही हैं। अपने महिलाओं की बात छेड़ दी तो आपको बता दें, भारत में आप देख लीजिए, 1 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, फ्री रूप में सड़क पर नहीं आ सकता। भाई आप ये जिस देश में 3 साल 4 साल 5 साल की बच्चियों के रेप हो जाते हैं, ठीक, जहाँ पे शिक्षा के नाम पर बेटियों को कह दिया जाता है कि तुम अपने घर जाके पढ़ना, या कुछ माता पिता हैं जो अपनी बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं, साक्षरता दे रहे हैं, तो जो नहीं दे रहे हैं वो उनपे ये कहकर के टीका टिप्पणी करते हैं कि ये देखो समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसा भी सुना है बहुत। और आप ये देखिए कि जिस समाज में आज भी मतलब पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बालिका भ्रूण हत्या जैसी चीजें, रेप, और जो ये प्री मेच्योर बच्चे जब ये होता है कि अभी भी, जबकि देश में बंद है क्या नाम अल्ट्रासाउंड, उसके बाद भी चोरी छुपे करवा रहे हैं। तो आप जिस देश में शिक्षा का स्तर इतना खराब हो रखा है कि देश की 50% आबादी या तो ठीक से जी नहीं सकती, और जी रही है तो डर के साए में जी रही है। और दूसरी चीज है, अगर पूरे संपूर्ण मानव प्रजाति के रूप में देखें तो उसको धर्म, जाति और पता नहीं किस किस आधार पे लोगों ने बांट रखा है। आपको बता दें कि कभी कभी कुछ विद्वान कहते हैं कि 1947 में हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली नहीं, बल्कि वो खुद हमसे परेशान होकर के हमारी आदतों से आज ही जा करके छोड़कर चले गए। ये कितनी शर्मनाक और खराब बात है। इतना ही नहीं, बंटवारे के इस समय लगभग 10 लाख से अधिक लोगों का कत्ल कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया, और उस पर न तो पाकिस्तान की सरकार ने न तो भारत की सरकार ने कभी कोई माफी मांगी हो। और हम विश्वगुरु का, बिल्कुल सर, हम विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। कैसे विश्वगुरु हैं हम, जब हम देश की
उन जनता को, उन लोगों को जो है जो जो अगर कोई समस्या है, कोई बात है, तो वो महिलाएं जो अपने अपने घरों में अपने ही परिजनों से नहीं कह पा रही हैं, 50% आबादी दबने को तैयार है। और उसके बाद पूरी मानव जाति को धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर पे वोट दिया जा रहा है। कुछ लोग जो है ये मतलब मैंने तो चुनाव में कई जगह ये इस चीज को भी सुना कि मान लीजिए हमें क्या करना, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं और वो हमारा जान का है, हमारे परिचय का है और हम उसको वोट देंगे। तो जहाँ वोटिंग इस लेवल पे हो रही है, एक शराब की बोतल पे वोटिंग हो रही है, आप कैसे अपने आप को विश्व गुरु की पदवी की ओर ले जाने की बात कह सकते हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क का देश कहा है, तो आप उसको अन्य जगह भी देख सकती हैं। मसलन आप वहाँ देख लीजिए, जैसे जिस देश में ईमानदार आदमी को पागल कहा जाता हो और सच्चे आदमी का मजाक उड़ाया जाता हो। बिल्कुल सर, अशोक खेमका जी जैसे एक बहुत ही ईमानदार आईएएस, जिनके अपने सर्विस काल में 50 से अधिक तबादले हुए, ठीक है। दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे ईमानदार लोग जो कहाँ गर्त में खो गए पता ही नहीं चला। बी चंद्रचूड़ जैसे लोग जो सत्ता में जब बैठे न्याय की कुर्सी पर, तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे न्याय दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया। और जिस देश में इंसान को वोट देने की अकल न हो और दूसरों के प्रति दया और धर्म की भावना खत्म हो गई हो, वह देश विश्व गुरु का डंका बजाने का प्रयास कर रहा हो, यह कैसी विडंबना है। बिल्कुल जी, वोट देने की तो मतलब देश में क्या ही मैं बताऊं कि स्थिति ये है कि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे तो 500-500 रुपए में सिलेंडर देंगे और वहां पे रेप के केसेस खुलेंगे। और जिन राज्यों में इनकी सरकार है, वहां के लोगों ने क्या मतलब इनके साथ क्या बुरा कर दिया, क्या क्या इनके घर से सामान चोरी कर लिया है जो उनको 500 में सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा, और जो उन राज्यों में जो इतने रेप हो रहे हैं उनकी फाइलें क्यों नहीं खुल रही, उन पे प्रश्न कौन करेगा। इतना ही नहीं, आप जाति और धर्म के संबंध में विभिन्न आडंबरों को, भेदभाव और छुआछूत को देख लीजिए कि आप कहीं भी देख लीजिए कि आपसे उच्च जात का आदमी आपके साथ कैसी बदसलूकी करता है या निचली जात के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होते हैं। धार्मिक आडंबरों में आप देख लीजिए, बेशक आप जगत गुरु भद्राचार्य जी को देख लीजिए, उनकी बातों से आपको लगता है कि वो विश्व गुरु जैसे लगते हैं, जो खुद देश में, समाज में धर्म और जात के नाम पर अलगाव और अखंडता के जहर बोते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। यहाँ पर जिस देश में जितने राम रहीम हैं, आसाराम हैं, उनके इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लीजिए। बिल्कुल, जिस देश में जाति के नाम पर कोई व्यक्ति एससी जाति का था और उसने जो है कोई खास पोस्ट हासिल कर ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला है, उसको पीट पीट के मार दिया गया। तो मतलब अब देखिए, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और महिला, पुरुष, काला, गोरा, इन इतनी छोटी छोटी चीजों पे लोग अटके हुए हैं। वहां आप विश्व गुरु बनने की बात कैसे कह सकते हैं? विश्व गुरु का मतलब भी समझते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है? यानी जो व्यक्ति गुरु का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो मतलब होता है अंधेरे से उजाले की ओर। तो आपको लगता है कि क्या हमारी व्यवस्था, हमारे शासन, हमारे लोग अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं या उजाले से अंधेरे की ओर, या पहले भी अंधेरे में थे और आज और गहन अंधेरे में जाते जा रहे हैं? क्या लग रहा है? तो क्या लग रहा है, आप उस विश्व गुरु की बात कर रही हैं। देख लीजिए कि उधर मणिपुर जल रहा है, महिलाएं परेशान हैं, उनके साथ कैसे नंगे और अभद्र व्यवहार हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री कहीं पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, और कहीं वो चाय के बगानों में जा करके चाय की पत्तियां चुनते हैं। और आप धार्मिक आडंबरों को देख लीजिए कि धर्म के नाम पर
गलियों में स्पीकर के स्तर किस तरह से बजाए जाते हैं कि वहाँ पर बच्चे पढ़ न पाएँ और बुजुर्ग सो न पाएँ और बीमार व्यक्ति अलग परेशान हो, और लोगों को लगता है कि भगवान बहरे हैं और अंधे हैं और हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं। 10 रुपए का नोट अगर किसी को देना हो या जलाना हो तो आम आदमी के लिए घातक हो जाएगा, और अगर कोई पंडित जी कह दें कि आप 700 रुपए का घी चढ़ा दीजिए, उसको जला दीजिए, तो वहाँ पर वो 700 के बजाय 1000 का घी जला देगा। 21 लीटर दूध से शिव की मूर्ति और अन्य देवताओं को नहला देगा। लेकिन अगर किसी कमजोर और कुपोषित व्यक्ति को खिलाना हो या देना हो तब उसके सारे धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहें कि देश में चाहे फर्जी विश्वविद्यालय हो, फर्जी डिग्री हो, फर्जी डॉक्टर हो, फर्जी हॉस्पिटल हो, जिसकी स्थिति क्या है सबको पता है। और प्राइवेट विद्यालय जिन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमट गए हैं, कुछ नेताओं के हाथ में सिमट गए हैं, और कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ आंकड़ों को निकालती हैं कि जिस देश की संपत्ति 40% से अधिक संपत्ति 1% लोगों के हाथ में सिमट गई हो, वहाँ हम समानता और सम्मान की बात करें, विश्वगुरु की बात करें, सहयोग की बात करें, बिल्कुल यह सही। तमाचा है उस विश्वगुरु की छवि पर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि देश बढ़ता है स्किल से और एजुकेशन से। तो जिस देश में आप समझिए कि एक बड़ा बौद्धिक वर्ग पलायन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको उस देश में, उस सिस्टम में उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं कि वो वहां पे काम कर सके। और कौशल के नाम पे क्या मिल रहा है, डिग्रियां दे दी जा रही हैं, ITI और तमाम जैसे प्रशिक्षण संस्थान है कि आप आइए हमारे यहाँ पैसा दे दीजिए, पैसा पैदा कर रहे हैं, और स्किल के नाम पर जीरो है। तो जब तक कौशल नहीं होगा, चाहे किसी क्षेत्र में काम करने का कौशल हो, चाहे आप कुछ नया उद्यमशीलता शुरू करना चाहते हैं उसका कौशल हो, जब तक कौशल का अभाव रहेगा, और उसके लिए चाहिए पारदर्शिता। और जब तक पारदर्शिता नहीं है, सिस्टम की जवाबदेता नहीं है लोगों के प्रति, और लोगों की जवाबदेता नहीं है सिस्टम के प्रति, तब तक आप विश्वगुरु होने की बात को बहुत पीछे छोड़ दीजिए। आप एक पहले अच्छे एक व्यक्ति बन जाइए। और मैं आपको बता दूं मनु जी, 1947 में हम आजाद हुए और उसके 2 साल के बाद चीन आजाद हुआ, और बिल्कुल। आज हम चीन से दर्जनों पायदान पीछे हैं। और हम तुलना किससे करते हैं? हम पाकिस्तान से। और अपना पीठ थपथपाते हैं भाई, विश्वगुरु का ढोंग करते हैं। आपको सोचना आज पाकिस्तान भी आगे निकल गया है। बिल्कुल। और आपको सोचना सर ये है कि आप अपनी तुलना किसी खेत में काम करने वाले व्यक्ति से करेंगे, या अपनी तुलना किसी अच्छे पद पे बैठे व्यक्ति से करेंगे। तो आप अपने आप को विकसित से तुलना कर रहे हैं या अल्प विकसित से? ये तो आपका खुद का ये मानक होना चाहिए कि आपने, ये तो वो बात हो गई कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो दूसरे को गाली देकर के हम संतुष्टि हासिल कर लेते हैं। तो ये चीज भारत में चल रही है कि जब कोई व्यक्ति हमसे बेहतर काम कर रहा होता है तो हम खुद को तो उस लेवल पर नहीं पहुंचा पाते हैं, बस उसकी 4 बुराइयां करके, उसमें 4 कमियां निकाल के अपने आप को आत्म संतुष्टि देते हैं। तो आप अपने आप को आत्म संतुष्टि दे सकते हैं, आत्म संतुष्टि देने के लिए अपने आप को विश्वगुरु कह सकते हैं, लेकिन इन खामियों को, इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारे शक्तियों को आप दरकिरार नहीं कर सकते। जिस देश में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की और अन्य कोर्ट की जो स्थिति चल रही है, जज जो बिक रहे हैं, आम आदमी की धारणा और विश्वास जजों के न्याय पर जिस तरह से विचलित हो रहा है, वह भी एक बहुत ही कड़ा तमाचा है विश्वगुरु की छवि पर। एक जज के घर में अगर नोट जल जाए तो अपराध नहीं है और वह रिटायर भी हो जाता है, पूरा जीवन भी जी लेता है। और जहाँ न्याय मिलते मिलते व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाए,
अभी आप 2 दिन पहले देख रहे होंगे कि उड़ीसा की एक घटना है कि किसी व्यक्ति को अपने बहन के मृत्यु का सबूत पेश करने के लिए उसके शरीर को कब्र से खोद करके लाकर बैंक में पेश करना पड़ रहा है। उसके द्वारा जमा की गई संपत्ति को निकालने के लिए महज 20,000 के आसपास की बात है, उससे भी कम अमाउंट की बात है। बिल्कुल, आप देखिए ना कि वहाँ स्थिति इस तरह की है, उनके साथ ऐसा व्यवहार है उस पिछड़ी और निचली जातियों के प्रति, तो हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना कि आप अब जो रसूखदार लोग हैं वो पैसे लेकर के लंदन भाग जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, तो उनके पीछे कुछ नहीं है। और आम आदमी केवाईसी करवाने में परेशान है। आम आदमी को जो है, अगर उसकी क्या नाम, कोई उसके पास तो कोई जो वोट कटने का भी SIR का मामला आया है, तो अब मान लीजिए उसको बैंक में खाता खुलवाना है और वो काफी समय से नहीं है, तो उसका पता लगा पहचान पत्र ही या वोट कार्ड, वो क्या बोलते हैं, वोटिंग ID है, नहीं, वोटर लिस्ट, उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, उसकी ID भी नहीं बनी है। और आम आदमी की धारणा देखिए, वह जिस लालच में आकर के, जिस बहकावे में आकर के, जिस धर्म और राजनीति के आधार पर जिस व्यक्ति के चेहरे और उसके गाड़ी को देखकर नेताओं को चुनता है, और देश की राजधानी दिल्ली और यहाँ पर बनी संसद जिससे पूरा देश शासित होता है, उस संसद में बैठने वाले नेताओं के संपत्ति को देख लीजिए। आप अपने आसपास के जो नेता हो उनकी संपत्ति को देख लीजिए और अपनी स्थिति और अपनी संपत्ति को देख लीजिए। भाई सीधी सी बात है, आम आदमी वोट देकर चुनकर जिन लोगों को संसद भेज रहा है, वो 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और आप 5 साल में इवन आने वाले जो अभी तक का जो अब 10 साल का क्राइटेरिया देखिए कि आप लोगों की स्थिति दिन पे दिन खराब ही हुई है। अब टैक्सेशन है, टैक्स में आपके उन चीजों पे महंगाई हो गई है जिन चीजों पे महंगाई नहीं होनी चाहिए आम जनता की, ठीक है, आम चीजें। और जिन चीजों पे महंगाई होनी चाहिए, MSP है या कोई भी चीज जो किसानों को सही रेट पे मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी स्वास्थ्य है, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो आम आदमियों से कोसों दूर है। आप जल जंगल और जमीन से प्रेम भरे व्यवहार और अत्याचार का रूप आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों का क्या हश्र हो रहा है और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ क्या बर्बर व्यवहार किए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के 2 नदियों को जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है कि केन और बेतवा नदियों को, वहाँ पर आप देख लीजिए कि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सब अपने प्रदर्शन और धरने को किस रूप में तब्दील कर रहे हैं कि जिंदा लाश बना करके वो अपनी अंतिम मृत्यु की सेज सैया पर लेटे हुए हैं और सरकार मस्त है सैर करने में, फोटोग्राफी करने में, अपने चुनाव के प्रचार प्रसार एजेंडे और प्रोपेगेंडे को सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इस तरह के आंदोलनों की समाज को बहुत जरूरत है। अगर आप सभी चाहते हैं कि आने वाला समय आपको जो है लज्जित ना करे, आप अपनी नजर में ना गिरें, तो कम से कम अपने स्तर पे जो मुद्दे हैं उनको उठाना सीखिए। तो मैं बता दूं मनु जी, अब चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, नेता हो या कोई प्रशासक हो, गांव का गरीब हो या शहर का समाज हो, अब जरूरत है आत्मचिंतन की, ध्यान की, सहयोग और सम्मान की, जल जंगल और जमीन से प्रेम की, जुड़ाव की। तभी हम करप्शन को दूर कर सकते हैं, रहन सहन को बढ़िया कर सकते हैं, अपनी हवाओं को शुद्ध कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नहीं तो स्थिति वही यही होगी कि अभी के तौर पर आप देखिए कि भारत में जो प्रदूषण की स्थिति है उसके आधार पर दूसरे अच्छे देशों के बढ़िया खिलाड़ी भी यहाँ आकर के टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते हैं और अपने वहाँ जुर्माना देना पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के टूर्नामेंट नहीं खेलना चाह रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा सर। लेकिन इसके संदर्भ को तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन आगे की एक बात अगर करें, अगर हम वैदेशिक नीति की बात करें, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। लेकिन जब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या उनके यहाँ किसी मेहमान की हत्या की जाती है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। पर जब ट्रंप पे हमला होता है तो वो तुरंत ट्वीट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो विरोधाभास कूटनीति में दिख रहा है, ये क्यों है? इस तरह का संवेदनहीन व्यवहार देश के उच्च पद पे बैठे व्यक्तियों के लिए क्या अच्छा है, और क्या है इसके सही माने? देखिए मनुप्रिया जी, अब दुनिया में वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर, तो दिखावे के रूप में, बाहरी रूप में और भौतिक रूप में तो नहीं है, लेकिन वो अपना करवट और रूप दूसरे तरफ बदल लिया है। और देश की कूटनीति अब जो शक्तिशाली वर्ल्ड ऑर्डर है उधर झुक रही है। हालांकि ये जो भारत की विदेश नीति की छवि है वह अपने पड़ोस के स्तर के साथ साथ वर्तमान में विदेश के स्तर पर भी गिरती हुई दिख रही है और छवि धूमिल होता हुआ दिख रहा है। और आपने देखा ही होगा कि जब ईरान के राष्ट्रपति खामनेई की हत्या होती है तो हमारे मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं और कोई संवेदना भरे ट्वीट नहीं करते हैं। साथ ही जब ईरान का डेलीगेशन भारत आया हुआ था और वो यहाँ से लौट रहा था, वो समुद्री डाकू, लुटेरे और कुछ आतंकी गुटों ने उन पर हमला किया और उनका हत्या कर दिया। तो इस पर सरकार मूक दर्शक बनी रही और हम ढोंग पीटते हैं कि इंडियन ओशियन में की फैक्टर निभाने वाले और मुख्य डिफेंस भारत का है, यह छवि धूमिल होती है। और आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्रों, अखबारों की सुर्खियों और विभिन्न यूट्यूब क्रिएटर्स विभिन्न माध्यमों से बता रहे हैं, विभिन्न उदाहरणों को खोज कर दिखा रहे हैं कि मोदी जी इन मामलों पर चुप रहे, कोई ट्वीट नहीं किए। और जब युद्ध जैसी स्थिति को हमारा पड़ोसी पाकिस्तान उसमें बैठक कर रहा है, अगुवाई कर रहा है और शांति समझौता करने के लिए दस्तक दे रहा है, और हमारी छवि वहाँ कहाँ धरातल में चली गई है। और ट्रंप के डराने के वजह से हम अपनी विदेश नीति, व्यापार नीति सब ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके चरणों में अर्पित कर दिए हैं। जब वो कहते हैं कि चीन से तेल नहीं खरीदना है तो हम नहीं खरीदते, जब वो कहते हैं कि रूस से तेल नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदते। और जब एक छोटी सी घटना हुई उनके साथ एक होटल में, हालांकि वो घटना नहीं होनी चाहिए, अटैक होता है ट्रंप के ऊपर और उनकी टीम के ऊपर, तो मोदी जी तुरंत सतर्क होकर के संवेदना और शांतिपूर्ण ट्वीट करते हैं। तो हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता पर तो यह लांछन और तमाचा तो है ही। इसके साथ ही आप देखिए कि नदियों को माँ का दर्जा देते हैं, चाहे वो गंगा हो या यमुना, लेकिन उसके पानी का स्थिति और स्तर देख लीजिए, इतना गंदा है कि आप उसके फ्री रूप में पी नहीं सकते। जबकि पश्चिम के देशों में, चाहे वो ब्रिटेन हो या यूरोप के अन्य देश हो, वहाँ के नदियों का स्वच्छता का स्तर ऐसा है कि आप उसको निर्भीक होकर के कभी भी पी सकते हैं। यहाँ गाय को माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन उसके साथ क्या व्यवहार होता है। एक दूसरे के धर्म को जिस कट्टरता की नज़र से देखते हैं, जबकि दुनिया का कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, किसी भी धर्म में अत्याचार, अन्याय, निर्ममता नहीं है। सब में मानवता और सहयोग की बात है, वो कॉन्सेप्ट यही है, दया की बात है। लेकिन धार्मिक आधार पर जो कट्टरता, संप्रदायवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखती है, हम अपने धर्म को, अपनी जात को जो ऊंचा दिखाते हैं,
जब हमारे सोच का स्तर ऐसा है तो हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे। तो उन्होंने सच ही कहा कि भारत नर्क ही है, जहाँ पर आम आदमी की सोच ऐसी हो कि वह मांस, मदिरा, मंदिर, मीट और मोदी है तो मुमकिन है जैसे जुमलों पर वोट देती। तो यह स्थिति तो सोचने पर मजबूर करती ही है और विश्वगुरु के चेहरे पर तमाचा ही जड़ती है। बिल्कुल सर, बहुत ही अद्भुत विश्लेषण सर, और बहुत ही सही कहा आपने। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य हमें गाली ना दे, भविष्य में हम विश्व गुरु के तमगे को अगर हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम शुरुआत अपने घर से करनी होगी, अपने स्वयं से करनी होगी। स्वयं को साक्षर करिए, शिक्षित कीजिए, परिवार को शिक्षित कीजिए, अपने समाज को शिक्षित कीजिए, देश को शिक्षित कीजिए। और शिक्षा का आधार केवल कागजी नहीं होना चाहिए, शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में होनी चाहिए, लेकिन विद इसके यानी कौशल के साथ शिक्षा। और एक क्षेत्र में नहीं, केवल पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा होनी चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अंधविश्वास, आडंबर, धर्म और नैतिकता, और आपके अपने कर्तव्य क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने शिक्षा का थोड़ा सा कहीं से भी रसास्वादन किया होगा, तो कम से कम संविधान को पढ़िए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्या कहा था उसको सिरोधार करिए, और उसको सिरोधार करते हुए अपने जीवन को आगे संचालित कीजिए, तो अवश्य हम एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, चलते हैं साथियों। उम्मीद है हम आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। अगर आज की चर्चा पसंद आई हो तो हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा, और अपने अनमोल विचार और सुझाव हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स की, आपके सुझावों की मैं प्रतीक्षा करूंगी, और कोशिश करूंगी कि उत्तरोत्तर आपके लिए और बेहतर प्रस्तुति लेकर आ सकूं। तो साथियों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। और चलते चलते दो बात कहना चाहूंगी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो रखिए तब तक अपना ख्याल, अपने परिवार का, अपने परिवेश का। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर अंतर्दृष्टि के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार साथियों।